हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा बेटा, आप सभी विद्यार्थियों के कक्षा 10, कक्षा 12, बल्कि कह सकते हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। और आप सभी बच्चे लगातार अपने पेपर अच्छे से सॉल्व करके स्कूल में आ रहे हैं। आज मुझे एक बच्चे ने ये पेपर भेजा था सामाजिक विज्ञान का, और उसने कहा था कि सर इसे भी आप सॉल्व करवा दीजिए, इसीलिए मैं इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ। और जिन विद्यार्थियों के स्कूल में ये पेपर नहीं हुए हैं अभी, अर्थात सामाजिक विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाएँ। हो सकते हैं आपके स्कूल में जो पेपर आए उसमें इस वीडियो से अनेक प्रश्न मिल जाएं। तो बेटा इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, जिससे कोई भी प्रश्न हो आपके पेपर में आए तो इससे ना छूट पाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखें बच्चों, सबसे पहले क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10। आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10, पूर्णांक के बेटा 20 + 70 अर्थात 20 के आएंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका जवाब आपको एमआर शीट में देना है। 50 नंबर का आएगा रिटन वाला। और विषय क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान। समय 3 घंटे। नोट पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहे हैं प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खा में विभाजित है। खंड का के बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न है। गाहे बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका पर दीजिए। मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका जवाब आपको ओएमआर शीट पर देना है, और जो लिखने वाले प्रश्न है उसका जवाब आपको कॉपी पे देना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं बेटा, सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है बेटा इटली, बी है जर्मनी, सी है फ्रांस और डी है ब्रिटेन। तो इनका संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। प्रश्न संख्या 2 है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई। ऑप्शन ए है 1814, 1815, 1816, 1817। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1815। बहुत जल्दी हम इसे फाइनल करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर बड़ा है बेटा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन ए बेटा 1919, 1920 और 1927। ऑप्शन डी 1930। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या 4। कौन सा बेटा, प्रश्न संख्या 4। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। टीचर डे। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 15 अगस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर को। सब जानते हैं बेटा 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1882, 1884, 1885, 1886। तो इसका सही जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बेटा छठा वाला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी ए 5 सितंबर, सी ए बेटा 14 नवंबर और डी ए 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस जो मेरे प्यारे बच्चों है वो ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर। सातवां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी ए वाशिंगटन, सी ए जेनेवा और डी ए ऑस्ट्रिया। तो सातवें का बेटा सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। क्या है बेटा, जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जेनेवा में हुई थी। चलिए बेटा देख लेते हैं आठवां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। आठवें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखने में आसानी होगी। देखें, आठवें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए है झारखंड,
बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी गुजरात बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नवा प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए फास्फेट, बी है नमक, सी है जस्ता और डी है बेटा ग्रेफाइट। तो नमे का ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट इज द राइट आंसर सही हो जाएगा बेटा। अगला प्रश्न है 10वां, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में चलाया गया। तो ऑप्शन ए चमोली, बी है उत्तरकाशी, सी है बेटा पिथौरागढ़ और डी है नैनीताल। तो आप सब जानते हैं जो चिपको आंदोलन है वो ऑप्शन नंबर ए चमोली जिले में चलाया गया था उत्तराखंड के। तो 10वें का ए इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 11वां देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 11वें नंबर का प्रश्न है, हरा सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति, बी ए घास के मैदान, सी ए हरे पेड़ और डी ए सघन झाड़ी। तो 11वें का जो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए बेटा भाखड़ा नागल बांध, बी ए रेहंद बांध, सी ए दामोदर घाटी परियोजना और डी इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है भाखड़ा नागल बांध, सबसे भारत का सबसे बड़ा बांध है। 13वां प्रश्न बेटा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए आस्लो, बी ए ब्रुसेल्स, सी ए जिनेवा और डी ए एम्स्टर्डम। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का वी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा 14वां प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 14वां है, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। जो श्रीलंका देश है स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ऑप्शन ए 1946 में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। तो 14 का बेटा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1948 ईस्वी में हो जाएगा। 1948 ईस्वी में जो श्रीलंका था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 15वां बेटा। तो प्रश्न संख्या 15वां है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ऑप्शन ए है 27, बी है 25, सी है 28 और डी है 29। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 28 हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत बेटा याद रखना, भारत में कुल संघीय राज्य कितने लगाएंगे 28। 16वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना ऑप्शन है 1980, 1990, 1992, 2004। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। ठीक है बेटा। चलिए 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसमें 17 का बेटा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए बेटा 18वां प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है। निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिकतम पाई जाती है। ऑप्शन ए बेटा बिहार, बी ए पश्चिम बंगाल, सी ए केरल और डी ए मध्य प्रदेश। तो 18वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा केरल। क्या हो जाएगा केरल। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है। निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है। ऑप्शन ए भारत, बी ए ब्राज़ील, सी ए पाकिस्तान और डी ए बेटा फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। फिर से सुनिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। ऑप्शन नंबर ए है रोजगार की शर्तें, बी है आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, सी है उद्यमों के स्वामित्व और डी है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी उद्यमों के स्वामित्व इज द राइट आंसर। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आपके 20 प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय थे और जिनका जवाब आपको OMR शीट पर देना था।
ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न। देखिए बेटा, अब है खंड बा, ध्यान से समझेंगे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? खंड बा। और क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट। लगभग इसके उत्तर 80 शब्दों में देना है और प्रत्येक शब्द कितना, प्रत्येक आंसर कितने नंबर का होगा बेटा? 4 नंबर का। तो आप समझेंगे वर्णनात्मक फर्स्ट में 4 प्रश्न आएंगे और चारों में अथवा लगे होंगे, अथवा में से हमें एक एक करना है। मैंने सबके सॉल्यूशन लगाए, ध्यान से देखते रहें। जैसे पहला प्रश्न है बेटा, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी? और अथवा करके है ज्योतिषी मेथसिनी पर एक टिप्पणी लिखी है। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक फर्स्ट में या तो आप ये बताओ महिलाओं की क्या भूमिका थी, या आप बताओ ज्योतिषी मेथसिनी पर एक टिप्पणी। और बीच में चूंकि क्या लगा है? अथवा। क्या लगा है बेटा? अथवा। तो करना तो एक ही है, चाहे ऊपर वाला करो चाहे जे करो बेटा, ठीक है? चाहे ऊपर वाला करो चाहे जे करो। तो मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पर जो आंसर लगाया बेटा, वो लगाया है निचले वाले प्रश्न का। मतलब ऊपर वाला हम नहीं कर रहे, नीचे वाला करेंगे। ज्योतिषी मेजनी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक एक प्रश्न एक एक उत्तर लगा दिया गया है। देखें बेटा, इसका उत्तर समझते हैं। उत्तर में हेडिंग डालेंगे ज्योतिषी मेथसिनी। कह रहे मेथसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। एक कहानी की तरह पढ़ लो बिल्कुल। किसकी तरह बेटा? कहानी की तरह। मेथसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। किसका बेटा? कार्बोनारी के। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। 24 वर्ष की आयु में से क्या कर दिया गया? बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात मतलब इसके पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला क्या था? मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है। मेथसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसने राजतंत्र का, अगले देखते हैं बेटा, उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके अगले देखते हैं बेटा, मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मैटरनिक ने उसके विषय में कहा है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तो ये बेटा मैथ्सनी के विषय में थोड़ी सी टिप्पणी थी। अभी मैंने जो आपको 2 प्रश्न बताए थे, उन 2 में से एक ही तो करना था, तो बाद वाले का बेटा ये उत्तर था। इसे अच्छे से पढ़ लेना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। देखें बेटा, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? और यह बेटा बीच में लिखा है अथवा। क्या लिखा है बच्चों? अथवा। अथवा के बाद में दूसरा प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप इन दोनों में से जो आपको सरल लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में बेटा ब्रेटन वुड्स समझौते वाला कराया है, यानी 2 में से करना तो एक ही है। तो मैंने कौन सा कराया बेटा? पहले वाला कराया है। ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा पहले वाले का उत्तर, ब्रेटन वुड्स समझौते का। ध्यान से समझेंगे। उत्तर में कह रहे हैं युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर, ये बेटा क्या था? ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। तो एक सहमति बनी थी, एक जगह का नाम था, इसी को ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से, थोड़ा और भी है। कह रहे हैं सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान का ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स समझौता या व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक उत्तर, प्यारा सा
जो हमने अभी ऊपर कितने प्रश्न पढ़े थे बच्चों? 2 प्रश्न। ये देखिए, वर्णनात्मक फर्स्ट के दूसरे प्रश्न ये 2 थे, तो इनमें से एक करना है क्योंकि बीच में क्या लगा है बेटा? अथवा। तो हमने ऊपर वाला किया था ब्रेटन वुड्स समझौते का। इसे अच्छे से पढ़ लेना, याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, यह है तीसरा प्रश्न। देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न। कह रहे हैं जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? और यह अथवा करके बेटा क्या है? सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आपको इन दोनों में से जो भी बहुत अच्छे से आता है वो आप याद कर लें और 2 में से एक ही करना है। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे लगाया बेटा जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, और ये सभी प्रश्न आपको 4 नंबर दिलाएंगे। तो जल दुर्बलता वाला देख लेते हैं बेटा, इसका उत्तर ध्यान से समझेंगे, एक ही बार पढ़ने से याद हो जाएगा। क्या है बेटा उत्तर? जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्बलता कहते हैं। जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्बलता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्बलता के कई कारण हो सकते हैं। पहला है बढ़ती जनसंख्या। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण भी ये परेशानी हो रही है। ये सब कारण है बेटा किसके? निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं जल दुर्बलता के। तो पहला तो हो सकता है बेटा बढ़ती जनसंख्या। दूसरे में देखते हैं दूसरे में क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग है जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्बलता या जल की कमी देखी जा सकती है। ये तो बेटा हो गया दूसरा। चलिए तीसरा देखते हैं। देखें, तीसरा है बच्चों निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भू जल का स्तर नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए जल की आवश्यकता या उपलब्धता में कमी हो सकती है। अगला है बेटा औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो बेटा औद्योगिकरण के कारण भी है, नई नई फैक्ट्रियों के कुएं वगैरह के भी, तो ये सभी के कारण जल दुर्बलता हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था तीसरा प्रश्न का जवाब। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? कह रहे हैं मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? या तो आप इसका उत्तर दीजिए या बेटा बीच में लिखा है अथवा। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अथवा। ये आप इसका दीजिए संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में अंतर। जो आपको अच्छा लगे उन दोनों में से एक का उत्तर दीजिए। फिलहाल मैंने बेटा आपको संगठित तथा असंगठित क्षेत्र का अंतर की बात की गई है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है। संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में रोजगार परिस्थितियों में बहुत से अंतर पाया जाता है। इन दोनों क्षेत्रों की तुलना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, या आप हेडिंग ही डाल दें डायरेक्ट, ठीक है। संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर। चलिए देखते हैं क्या करना है। टेबल तो बनती है, अंतर हमेशा होता है। एक क्रम क्या बनता है? क्रम संख्या का। एक संगठित क्षेत्रक, एक असंगठित क्षेत्रक। पहला पॉइंट देखते हैं। संगठित में ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, असंगठित में ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते। दूसरा बेटा इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन किया जाता है। और असंगठित में क्या होता है? जब ये होते ही नहीं है सरकार के द्वारा तो इनमें पालन भी नहीं किया जाएगा, तो इसमें सरकारी नियमों विनियमों का पालन नहीं किया जाता। तीसरा बेटा है रोजगार की अवधि नियमित होती है, और संगठित में यह रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा चौथा पॉइंट देख लेते हैं ध्यान से। चौथा पॉइंट है कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, उन्हें सवेतन छुट्टी भविष्य निधि सेवानुदान आदि प्राप्त होता है। ठीक है, पर इधर क्या है
कि इस क्षेत्र में कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती। यहाँ सवेतन, छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानिधन आदि का कोई प्रावधान नहीं होता। पाँचवा है बेटा सरकारी संस्थानों, सरकारी सहायता संस्थानों तथा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के इसके उदाहरण हैं। और इधर क्या है बेटा, इसमें भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले श्रमिक तथा कबाड़ उठाने वाले लोग शामिल हैं। तो ये थे बेटा संगठित असंगठित क्षेत्र में अंतर। चलिए बेटा, ये तो थे वर्णनात्मक फर्स्ट। अब बढ़ते हैं वर्णनात्मक सेकंड की तरफ। देखिए, वर्णनात्मक फर्स्ट में विचार आते हैं जिसमें से सब में अथवा होगा, जो अच्छा लगे वो करो। वर्णनात्मक सेकंड में भी बेटा चार आते हैं, जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखें, वर्णनात्मक सेकंड, अब इसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है और ये सभी के जैसे ही आप एक प्रश्न करेंगे इसमें आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए पांचवा प्रश्न, चार तो वो हो गए थे। इटलीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया से संक्षेप में लिखिए। यह मेरे बच्चों इसमें दे रखा है अथवा। अब अथवा के बाद दूसरा प्रश्न क्या है, महामंदी का क्या आशय है, इसके दो मुख्य कारण बताओ, इसके दो प्रभाव भी लिखो। तो बेटा दो में से एक ही करना है, कोई सा करो। मैंने आपको यहाँ पर बताया इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में लिखिए। चलिए देख लेते हैं इटली के एकीकरण वाली, क्योंकि बेटा ये वर्णनात्मक सेकंड है तो थोड़े बड़े तो होंगे ही। 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार थी। मैंने कहा कोई भी चीज़ कठिन लगे उसे पॉइंट वाइज लिख लो। तो पहला पॉइंट है बेटा, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों, बहुराष्ट्रीय हैसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। एक पॉइंट। दूसरा है, इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी, अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। तीसरा है बेटा, 1830 के दशक में 1830 के दशक में जोसेफी मेज़नी ने इटली को एकीकृत करने का लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन भी चलाया था। अभी मैंने पढ़ाया भी था बेटा इसके विषय में। ये तीन है। अगला चौथा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। चौथा कह रहे हैं 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में जो क्रांतिकारी विद्रोह सफल हुए, उनके कारण इतालवी राज्यों में एक बिखराव आया गया, जिन्हें संगठित करने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय आगे आया था। पांचवा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। सार्डिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस व सार्डिनिया पीडमोंट के बीच एक कूटनीति की संधि भी कराई थी। बेटा ऐसे बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सभी प्रश्नों को हल कर दे, इसे आप अच्छे से पढ़ लें और आसानी से लिख देंगे। चलिए बेटा देखते हैं अगला पॉइंट जो है छठा। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। इस युद्ध में जोसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया था। ठीक है। सातवां पॉइंट है बेटा, 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली व दो सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पीडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया। यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से स्पेन को पराजित किया, यह कर सके। अगला बेटा 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1870 में एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो बेटा ये था हमारा वर्णनात्मक फर्स्ट। ठीक है बेटा, इटली का एकीकरण वाला। ठीक है बच्चों, चलिए 5वें नंबर का प्रश्न था, ये 6वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए। 6 नंबर मिलेंगे। और अगर आप ये ना कहें तो अथवा लगाए बेटा, संगठनात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। संगठनात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताएं, कोई दो में से एक कर दो। फिलहाल मैंने बेटा भारत में पाई जाने वाली 3 प्रकार की मिट्टियों वाला प्रश्न आपके इस वीडियो में लगाया है, ऊपर वाला किया है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि बेटा आपको पढ़ना भी है। क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच जलवायु, भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो पहला बेटा जलोढ़ मृदा। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा
लाए गए निक्षेप से बनी है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना होता है। यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों, दाल फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो ये कौन सी मृदा है बेटा? जलोढ़। तो याद कर लेना। अगला है बेटा काली मृदा। ध्यान दें, काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला है। इन्हें रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उचित समझी जाती है। इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। लिखना भाई ये जो इसमें दे रखा है, तो इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इससे भी कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। चलिए बेटा अगले देखते हैं। 3 मिट्टियाँ पूछी थी, 3 मृदा। तीसरी देखते हैं लाल और पीली मिट्टी। कह रहे हैं इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीला भी होता है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। तो बेटा ये 3 मृदाएं थीं, क्योंकि हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उसमें 3 मृदाओं का जिक्र किया गया था। अब देख सकते हैं बेटा, देखो है इसमें भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 मृदा के विषय में बताइए। तो हमने ये बता दिया बेटा 3। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न में कह रहे हैं भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, और या फिर अथवा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों का आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इन दोनों में से कोई सा एक करना है। फिलहाल मैंने अथवा वाला लगाया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं बेटा इसका उत्तर, ध्यान से समझें। तो आंसर है, कह रहे हैं भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में ईसाई है को दर्जा दिया जा रहा है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं। दूसरा बेटा, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है संविधान। तो बेटा 2 हो गए। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में कह रहे हैं संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। कौन? संविधान। चौथा, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे छुआछूत की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी से छुआछूत माने। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों, क्या थे? धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष है उसके 3 प्रावधान। तो इसमें प्रश्न कौन सा था? अथवा वाला था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों का अंतर बताइए या आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 जो थे वो मैंने यहाँ पर फिलहाल 4 करा दिए। ये बेटा इसके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं 8वां प्रश्न। और 8 ही आएंगे, 4 आएंगे बेटा वर्णनात्मक फर्स्ट, 4 आएंगे वर्णनात्मक सेकंड। तो देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर लिखिए। विभिन्न देशों की तुलना के लिए कौन सा बेहतर है? या तो ये दीजिए अथवा है बेटा असंगठित क्षेत्र के श्रमों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। कोई इन दोनों में से कोई सा भी कर दो। फिलहाल मैं आपको पहले वाला बताने जा रहा हूँ बेटा। कौन सा बताने जा रहा हूँ? पहला वाला, बाद वाला नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं पहला वाला। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। ये पहले वाला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय और उसमें अंतर। देखो बेटा दिख रहा है ना कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, फिर इनकी तुलना करेंगे कि इन दोनों देशों में कौन बेहतर है। ठीक है, तो चलिए पहले हम अंतर देख लेते हैं। क्या हेडिंग बेटा? राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में अंतर। एक तरफ क्रम संख्या, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए इनमें अंतर देख लेते हैं। पहला है बेटा राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक एवं शुद्ध मात्रा होती है। कौन? राष्ट्रीय आय। और इधर देखो बेटा प्रति व्यक्ति में, प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में या एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय से है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा देख लेते हैं।
ध्यान से समझेंगे। दूसरा अंतर में पॉइंट है बेटा, राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का संपूर्ण योग होती है। इधर देखते हैं बेटा, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। सूत्र क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या का आधार। तो इस सूत्र से आराम से प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। चलिए बेटा तीसरा देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। तीसरा क्या है, कह रहे हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सूचक बढ़ने के साथ साथ यदि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है तो सही अर्थों में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। इधर बेटा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास होने का अधिक विश्वसनीय सूचक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास होने का अधिक विश्वसनीय सूचक है। अब ये तो हो गया अंतर। अब उसमें बताया था कि कौन बेहतर है, तो करें विभिन्न देशों की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से बेहतर है। ठीक है, और ये तो आप समझ ही आएंगे, ये नहीं लिखना है। तो कौन बेटा विभिन्न देशों की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति की आय है वो राष्ट्रीय आय से बेहतर है, प्रति व्यक्ति वाली। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। तो बेटा ये थे आपके वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकंड। अब हमारा जो है बेटा 60 नंबर का पेपर हो चुका है। अब देखते हैं मानचित्र वाले, ध्यान से देखेंगे। तो मानचित्र वाले में सबसे पहले कहें निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में बेटा यही चिन्ह बनना है, इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। और किसे दर्शाना है, सबसे पहले मैं वहाँ बताएंगे। पहला है वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आप लिख लो, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आंसर है बेटा बनारस। ठीक है। दूसरा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई, अमृतसर। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई कहाँ हुई थी बेटा, अमृतसर। और गा है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, डांडी में। कहाँ पर बेटा, डांडी। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। गा वाले का क्या हो जाएगा बेटा, कलकत्ता। अभी मैं भर के भी दिखाऊंगा। पांचवा देखें, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो कहाँ हुआ था, अहमदाबाद। तो इन पांचों के जवाब पता चल गए। पहले का क्या है, बनारस। दूसरे का अमृतसर। तीसरे का डांडी। चौथे का कलकत्ता। और पांचवें का अहमदाबाद। अब इन पांचों को हम कैसे करके भरेंगे, और ध्यान रखें एक ही चिन्ह बनाना है, ये वाला जो ऊपर कह रखा है कि सभी में यही चिन्ह बनाओ। तो चलो देखते हैं नमे के आका का वाला। देखें बेटा इस मानचित्र में देखें, मैंने नमेका का बताया है। नमेका का, उसमें क्या था बेटा, नमेका का प्रश्न में देखो, नमेका का में क्या था, ध्यान से देखें। वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो अब कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। तो हमें इस भारत के मैप में ध्यान दें बेटा, ये भारत का मैप है और आपके यहाँ पर पेपर में बिल्कुल खाली आएगा। मैंने तो ये भरा है, बिना लिखा हुआ आएगा भारत का मैप। तो जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, पहला प्रश्न क्या था, वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और इन पांचों में मैं फिर बता रहा हूँ, यही निशान बनाना है पांचों बार। ठीक है, तो देखें वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब इसमें मैंने लिख दिया नमेका का वाला। तो ये देखिए, आपको ये रटना पड़ेगा कि भारत के किस जगह पर कौन है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मिल गया। ये मैंने जो निशान लगाया आपको, ये समझिए ये वाला। यहाँ पर क्या है, बनारस है। क्या है, बनारस। तो हम ये निशान जो हमें बनाने को दिया है, उसने हमें जो निशान बनाने को दिया है मेरे प्यारे बच्चों, हम वो निशान वैसे ही बनाएंगे। कैसा है, एक गोला है और बीच में क्या है, बिंदी है। तो हम निशान वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया है। और उसके बाद में एक लाइन खींच लो, क्योंकि मैं जगह का नाम लिखना है। तो एक ऐसे करके सटाक से लाइन खींच लो। और ये कौन से का उत्तर दे रही हो तुम, या कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, कौन से का, तो आप कहेंगे नमे के का वाले का, नमे के छोटे आके का वाले का। तो हमें पता है इसका आंसर क्या हुआ है, बनारस। तो यहाँ पर हम निशान वही बनाएंगे और सीधी लाइन खींच के नक्शे के बाहर यहाँ पे लिख देंगे 9 का। इसका मतलब हम 9 के का उत्तर दे रहे हैं, और जवाब क्या लिख देंगे, बनारस। समझ लो, पहला हो गया। ठीक है बेटा, अब देखें दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई, कहाँ हुई थी, अमृतसर। तो अब हमें जल्दी से इसमें हमें अमृतसर देखना है कहाँ है। देखो मैंने ऊपर ही लिख दिया है, ये देखो, ये है बेटा अमृतसर।
देखो वैसा ही चिन्ह बनाए नहीं बनाए, तो इन पांचों में ऐसा ही चिन्ह बनेगा। तो यहाँ पर हमने चिन्ह भी बना लिया। और ये कौन से का उत्तर है बच्चों? नमे के खा का। तो नमे के खा का क्या है? अमृतसर। तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ तो हमने चिन्ह बना दिया कि यहाँ पर अमृतसर है, और बस ऐसे एरो लगा के लिख दो नमे के खा, और आंसर हुआ अमृतसर। ठीक है, चलिए बेटा तीसरा देखते हैं प्रश्न। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे में कह रहे हैं वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो कहाँ तोड़ा था बेटा? डांडी में। तो अब जल्दी से डांडी देखेंगे इसमें कहाँ पर है। फिलहाल तो मैंने लिखी दी है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए। आपको ये जगह ध्यान रखना पड़ेगी कौन सी कहाँ। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा है, ये देखिए, ये है डांडी। ऐसा ही चिन्ह बनाया और सीधा लंबा से डंडा खींचा, यहाँ लिख दिया नमे का गा, यानी नमे के गा का उत्तर क्या दे रखा है? डांडी। क्या दे रखा है? डांडी। ठीक है, चलिए ये गा वाला प्रश्न हो गया। अब घा वाला देख लेते हैं। बेटा ऐसे ही समझ जाना, समझ जाओगे। घा वाला क्या है? वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो ये हुआ था बेटा कलकत्ता में। कहाँ हुआ था ये? कलकत्ता में। तो चलो देखते हैं भारत के मैप में कलकत्ता कहाँ है। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं कलकत्ता मैंने यहाँ पर ये निशान लगा दिया है, देखो, ये देखो, ये कलकत्ता का है। और ऊपर तो लिखा ही है, लेकिन मैंने लाइन खींच के नीचे क्या लिखा है? नमे का घा कलकत्ता। क्या लिखा है बेटा? नमे का घा वाले प्रश्न का उत्तर है, इसका नाम है कलकत्ता। चलिए अड़ा वाला देख लेते हैं। लास्ट में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। किसका बेटा? सूती मिल श्रमिकों का। तो ये नमे का कौन सा प्रश्न चल रहा है? ये देखो ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा। प्रश्न चल रहा है नमे के आ का अड़ा वाला। चलो देखते हैं बेटा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अहमदाबाद। क्या होगा बेटा? अहमदाबाद। प्रश्न क्या है? वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। अंतिम प्रश्न। तो हम देखेंगे अहमदाबाद भारत के मैप में कहाँ दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। मैंने सब लिख दिए हैं, तो आप समझ जाएं। यहाँ पर ये जगह छोड़ देना, भारत के मैप खाली मिलेगा, तो आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या है? अहमदाबाद। तो ये कौन से का उत्तर है? नमे के अड़ा वाले का। तो हमने यहाँ लिख दिया नमे का अड़ा अहमदाबाद। लाइन खींच के से लिख दो। बताओ भरना आया नहीं आया? आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जरूर कमेंट्स किया करो, शेयर भी किया करो दोस्तों को। तो ये समझ में आया बेटा क्या करना है? इन पाँचों में एक ही सा निशान बनाना है जो अभी इतिहास के थे प्रश्न, और पाँचों का आंसर लिख देना है वैसे निशान बनाकर। ठीक है, भारत के मैप में। तो ये तो थे बेटा इतिहास के 5 प्रश्न। अब देख लेते हैं भूगोल के। देखें ये आएगा भूगोल का, नमे का बड़ा आ। कौन सा है बेटा? बड़ा आ। क्या है इसमें? जरा ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे पहला, बिहार की राजधानी को, ये है बेटा भूगोल के। और भूगोल के सभी प्रश्नों को चिन्ह अलग आते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है बेटा, बिहार की राजधानी को इस चिन्ह से दर्शाओ। देखो इन्हें चिन्ह दे दिया, चिन्ह द्वारा दर्शाओ। तो पहली बात तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है बेटा? पटना। तो देखते हैं, ये नमे के बड़े आ का पहला प्रश्न है बेटा। तो नमे के बड़े आ का पहला प्रश्न ध्यान से समझेंगे। ठीक है, नमे के बड़े आ का पहला प्रश्न। तो बताओ बेटा उसकी राजधानी कहाँ थी? पटना थी। तो आप देख सकते हैं उसने एक निशान भी बनाने को दिया था। क्या है? देखो जरा ध्यान से समझेंगे। ये दे रखा है बेटा, देखो ध्यान से चिन्ह। इसमें होता क्या है, हर प्रश्न में भूगोल के अलग अलग चिन्ह होगा। तो ये बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। तो अब हमें भारत के मैप में ये देखना है कि पटना है किस जगह। वहाँ पर हम ये वाला ये वाला चिन्ह बना देंगे और पटना नाम लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा कहाँ पर है। तो ये देखिए ध्यान से, मैंने ये चिन्ह पहले ही बना के रखा है। ये देखिए बेटा, ये देखिए बनाया ये वाला चिन्ह। और यहाँ पर क्या लिखा है? नमे के बड़े आका का प्रश्न। नमे के बड़े आ, क्योंकि पहले वाले नमे के छोटे आके थे। तो नमे के बड़े आका का प्रश्न, और इसका उत्तर क्या है? पटना। क्या है? पटना। आप चाहे यहाँ पर लिखकर ऐसे लाइन खींच के यहाँ लिख देते। नमे का बड़ा आ क्यों लिखा है? जिससे पता चल जाए नमे के बड़े आका कर रहे हैं। और का क्यों लिखा है? यानी का वाला प्रश्न, और क्या है? पटना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिख देना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है बेटा? दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं तमिलनाडु के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताओ।
तमिलनाडु के, तो कल्पक्कम है ही, आप अच्छे से जानते हैं तमिलनाडु में कल्पक्कम। तो तमिलनाडु के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम कल्पक्कम है। तो पहले तमिलनाडु देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर है भारत के मैप में। तो चलिए देखते हैं। तमिलनाडु ये रहा बेटा। तमिलनाडु कहाँ पर है? यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो बिंदी लगा दी है, क्योंकि इस वाले में कोई चिन्ह है ही नहीं। देखो दूसरे वाले में कहीं पर भी कोई चिन्ह दे रखा है, इस वाले प्रश्न में कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैंने बिंदी लगाकर ही केवल आसानी से लिख दिया है नीचे। तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, यहाँ पर हल्की सी एक बिंदी लगा दी। और ये किसका उत्तर है? नमे के बड़े आके खा का प्रश्न। नमे के बड़े आके खा का, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तमिलनाडु के पूछ रहे थे ना, तो तमिलनाडु में यही तो है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नमे के बड़े आके खा प्रश्न का उत्तर हो गया ये, यहाँ पर है ये। ठीक है, तो ये जगह पता करके सीधे लिख दोगे। नमे का बड़ा आ क्यों लिख रहा हूँ, चलो ये भी बता दूँ। देखें, ये देख रहे हो, ये कौन से नंबर का प्रश्न में था? देखो, ये शुरू हुए थे नमे के छोटे आ के प्रश्न। नमे के छोटे आ के प्रश्न में ये आपके 5 थे, कहाँ से लेके यहाँ तक, पहले वाले इतिहास के। अब ये वाले जो हैं वो हैं नमे के खा के प्रश्न। किसके बेटा? नमे के बड़े आ के प्रश्न। अब 5 हैं, इसीलिए हम बड़ा आ लिख रहे हैं कि नमे के बड़े आ का वाला, नमे के बड़े आ के खा वाला। अब हम कौन सा देखेंगे? अब हम देखेंगे नमे के बड़े आ के गा वाला प्रश्न। और क्या है गा वाला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चिन्ह के द्वारा दर्शाओ, भारत में कहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो मैं आपको बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोलकाता के अंदर है। तो हमें कोलकाता पता चल जाएगा, फिर हम इसको लिख देंगे। ये देख लेना, हवाई जहाज का चिन्ह बनाकर मैंने ये लिखा है। और ये कौन सा है? नमे के बड़े का गा वाला। तो चलिए भारत के मैप में देखते हैं। भारत के मैप में ये देखो बेटा, ध्यान से समझें। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने ये लिखा है छोटा। देखो पहली बात तो ये समझो, कलकत्ता वाला एरिया यही है। ये इतना क्या है? कलकत्ता का एरिया। और ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी वाला हवाई अड्डा ये कलकत्ता में है। तो आप देख सकते हैं, हवाई जहाज़ का साइन बनाना था, मैंने यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर देखो, ये मैंने हवाई जहाज़ का बनाया है। ध्यान से समझिए, ये है हवाई जहाज़ का, ये हवाई जहाज़ का बनाया है। और इसके नीचे सीधे एरो खींच कर क्या लिख दिया? ये कौन से का उत्तर है? ये उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, नमे के बड़े आके गा का। और क्या नाम है इसका? नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा। तो हमने सबसे पहले निशान बना दिया। अब यहाँ पे लिख तो सकते नहीं क्योंकि जगह नहीं है, इसलिए एरो का साइन लगा दिया और नमे के बड़े आके गा लिख दिया, यानी गा का उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा, यहाँ पर है। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अब देखते हैं बेटा घा वाला प्रश्न। घा वाले में कह रहे हैं सिक्किम की राजधानी इस चिन्ह से दर्शाओ। ये @ बना हुआ है इस चिन्ह के द्वारा। तो पहली बात तो सिक्किम की राजधानी होती क्या है? गंगटोक। कौन सी होती है बेटा? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या होती है? गंगटोक। तो चलिए अब हम देखते हैं गंगटोक किस जगह पर है। वहाँ पर यही वाला बेटा हम साइन बना देंगे और नंबर क्या डाल देंगे? नमे के बड़े आ का घा। ठीक है, तो चलिए गंगटोक देखते हैं कहाँ पर है। फिलहाल तो मैंने सभी लिखी दी हैं इसमें, तो ढूंढने में जो है वो आसानी सभी में हो जाएगी। ये देखिए बेटा, ये भारत के मैप में छोटी सी जगह है। ये देखिए, ये छोटी सी, ये केवल इतना से टुकड़ा है, ये तिरछा तिरछा ये टुकड़ा है ना, इतनी सी टुकड़ा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या बनाया है? @ देखो ध्यान से, है बेटा ये @ ध्यान से समझिए, @ बना हुआ है क्योंकि इसमें @ ही तो बनाना था। यही है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सीधे लाइन खींची और लाइन खींच के मैंने क्या लिख दिया बेटा? ये कौन से वाले का उत्तर था? नमे के बड़े आके घा का। तो मैंने लिखा नमे का बड़े आका घा, और उत्तर क्या था बेटा इसका? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? गंगटोक। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? गंगटोक। क्लियर? नमे के बड़े आके घा का उत्तर गंगटोक, यहाँ पर @ बना दिया। ठीक, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। और अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न ध्यान से समझेंगे। सोयाबीन के उत्पादक, जैसा स्टार जैसा बनाए, सोयाबीन के उत्पादक इस चिन्ह द्वारा दर्शाओ। कि सोयाबीन पाई कहाँ जाती है उस जगह को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाओ। तो सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बेटा? मध्य प्रदेश। तो फिर मध्य प्रदेश देख लो कहाँ पर है, वहीं पे निशान बना देंगे और लिख देंगे नमे के बड़े आका अड़ा का उत्तर। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ है।
तो आपको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी भी ये इस प्रकार से है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश है, सब मध्य प्रदेश। तो हमने इसीलिए यहाँ पर ये देखो ये चिन्ह बना है स्टार जैसा, ये बन गया चिन्ह। और यहाँ पर जगह बहुत है इसलिए लाइन खींच के क्या लिख दिया, नमे के बड़े आ का अड़ा ब्रैकेट में, यानी नमे के बड़े आ के अड़ा का उत्तर है। और उत्तर क्या है बेटा, मध्य प्रदेश। यही तो पूछ रहे थे कि सोयाबीन कहाँ पाई जाती है, वो जगह होता तो मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे कि भारत का मैप वहाँ पर कैसे भरेंगे। लेकिन ये जगह आपको पता हो, क्योंकि अगर जैसे ये जगह आपको नहीं पता होगी कि ये अमृतसर है, यहाँ पर अमृतसर है, तो आप लगा कैसे दोगे यहाँ पर अमृतसर, है ना। तो इसीलिए जितनी भी जगह इसमें है 10% की, अगर आपको 2 भारत के मैप मिले तो पहले वाले मैप में आप इतिहास के 5 कर देना, दूसरे में भूगोल के 5 कर देना, और एक ही मिले तो इसमें मजबूरी है इसी नंबर डाल के एक ही में कर देना। ठीक है, अच्छी जगह जगह ध्यान रखना कौन सी कहाँ पर है, वहीं आप उसमें भर देंगे। तो ये वीडियो बेटा कैसी लगी बताइए, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट्स करके भी बताना कि वीडियो पसंद आई या नहीं आई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।